अनुच्छेद 370 हटे हुए लगभग जो है वो 4 वर्ष होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आशीष सूद जी हैं, सह प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। आप दिल्ली से अभी पहुंचे हैं सर, किस तरह से देख रहे हैं कि 4 वर्ष होने जा रहे हैं, एक तरफ अनुच्छेद 370 का मामला जो है उच्च न्यायालय में चल रहा है और दूसरी तरफ आज उच्च न्यायालय से एक बड़ा फैसला जो है आया है जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर खेमे के अंदर जो है जश्न का माहौल है। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो है एक बार फिर से वापसी हुई है और आने वाले समय में वर्ष 2024 में कांग्रेस जो है एक बड़े पैमाने पर खिलकर सामने नजर आएगी। देखिए, अनुच्छेद 370 और 35 से जम्मू कश्मीर के टेम्परेरी प्रोविजंस थे जिन्होंने यहाँ की महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए उनके अधिकारों को छीनने का काम किया है। वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और अनेक ऐसे समाज जिनको पीओजे से माइग्रेंट जो 1947 के समय में आए, उन सब के अधिकारों को छीनने का काम धारा 370 के माध्यम से हुआ है। इसलिए उसके हटने के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम शुरू हुए हैं, जिस प्रकार से तेज़ी से सड़कें बननी शुरू हुई, जिस प्रकार से तेज़ी से बच्चों के हाथ में लैपटॉप गया है पत्थर के कारण, पत्थर की जगह, जिस प्रकार से जो कैलेंडर आता था बंद का, पथराव का, वो बंद हुआ है, उससे 3 परिवार मुफ्तीज, गांधीज और अब्दुल्लाज, इनकी राजनीति पे असर पड़ा है। इसलिए वे लोग बहुत शोर करते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से टनल्स, जिस प्रकार से IITs, IIMs बने हैं, उससे पूरा जम्मू कश्मीर का आवाम खुश है। कभी जम्मू कश्मीर में किसी ने कल्पना की थी कि एक बड़ा मॉल बनेगा जिसमें 5,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, विदेशों से पैसा आके मॉल बनेगा। हालांकि मैं उस डेयर डेविल तरीके का प्रोत्साहन नहीं देता हूँ क्योंकि उसमें व्यक्ति की जान पे खतरा आता है, मगर जिस प्रकार से आज कश्मीर में, श्रीनगर में हमारी एक बहन, हमारे देश की एक बेटी खुलेआम बुलेट मोटरसाइकिल चला रही है और अपनी आज़ादी के साथ अपने जीवन को एंजॉय कर रही है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि कानून तोड़ना, ट्रैफिक के नियम तोड़ना अच्छा नहीं है, मगर धारा 370 हटने के बाद इस प्रकार की स्वच्छंदता समाज में माताओं बहनों को भी मिल रही है, बेटियों को मिल रही है और डेवलपमेंट हो रही है। ये अपने आप में धारा 370 हटने का एक बड़ा फायदा दिखता है। आप किस तरह से देख रहे हैं आज अन्य विपक्षी पार्टी जिसमें इंडियन अलायंस जिसे कहा जा रहा है वो कह रही है कि एक बड़ी विजय हुई है, राहुल गांधी की कमबैक हुआ है और इसको लेकर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तमाम अन्य सियासी पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी इसका एक वेलकम करती हुई नजर आ रही है। मुझे तो समझ नहीं आता इन लोगों की मति पर पत्थर पड़ गए हैं क्या। थोड़े दिन पहले जब गुजरात की एक कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, तब ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सारे इंस्टीट्यूशंस पर RSS और बीजेपी का कब्जा हो गया है। कोर्ट में अगर कोई फैसला इनके पक्ष में आ जाए तो वो सही है, अन्यथा कोर्ट पे प्रश्न उठा दो। राहुल गांधी जी को खुशी मनाने की जगह माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने OBC समाज का अपमान किया है, जाति सूचक गालियां दी हैं, मगर हम किसी भी फैसले को जो कोर्ट से आता है, हम उनकी तरह प्रश्न नहीं उठाते कि आज फैसला हमारे पक्ष में आ गया तो हम वाह वाह करें और पक्ष में ना आने पे इंस्टीट्यूशंस को के बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें। और राहुल गांधी तो सीरियल ऑफेंडर है, राफेल पे माफ़ी मांगी, नेशनल हेराल्ड पे ज़मानत में है, और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ मेरिट देखी है तो आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी उसे देखा जाएगा। आज उन्होंने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, इंडियन कांग्रेस की बात करते हैं और वो कह रहे हैं सवाल रुकेंगे नहीं, सवाल जारी रहेंगे। और महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं, उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि एक बड़ी विजय है और सवाल जो है वो जारी रहेंगे। तो क्या आप
वर्ष 2024 का आकलन करते हैं तो क्या ये जो विपक्ष है ये मानकर चल रहा है कि वर्ष 2024 का जो चेहरा है वो राहुल गांधी को ही पेश करेंगे ऐसे प्रधानमंत्री? आप किस तरह से देखते हैं भाजपा और इसे किस तरह से देख रही है? कांग्रेस ने तो बार बार कहा है वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, और जिसको आप इंडिया कहते हैं मेरा सख्त एतराज है, वो INDIA है। इसलिए उन्होंने तो पहले ही कहा है हम प्रधानमंत्री पद की कांग्रेस के पास दावा नहीं है। और रही बात इन सब लोगों का ये कहना कि सवाल जारी रहेंगे, आप मुझे बताइए 2019 में अंबानी और HAL था। 2019 से लेके आज तक आपने अंबानी के बारे में कोई सवाल सुना? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने HAL के बारे में कुछ सुना? जबकि HAL अब नवरत्ना जैसी कंपनी इतने मुनाफे में चल रही है। राफेल डील पर राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी। अब पिछले 3.5-4 महीने 5 महीने से हिंडनबर्ग की जिस रिपोर्ट को लेकर गाल बजा रहे थे ये सब राजनीतिक दल, आज कहाँ उस पर चर्चा हो रही है? जिन लोगों ने शेयर गिरने के नाम पर बड़ी बातें करी थी, अब तो शेयर पहले के से बड़े दाम पर चले गए। कौन सा सवाल है? अपने आप ही कुछ भी प्रलाप करो और उसे सवाल का नाम दे दो और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करो। आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर क्यों कांग्रेस नहीं क्यों बोल रही? और अगर सवाल जारी रहेंगे तो प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री संसद में खड़ा होकर कह रहे हैं आइए सवाल पूछिए मणिपुर पे, क्यों नहीं चर्चा कर रहे? इसलिए इनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है मुद्दा देश का, इनके लिए परिवार बचाओ खेल है ये सारा। इनको अपनी गद्दी बचानी है। अब क्यों डिबेट कर रहे हैं दिल्ली ऑर्डिनेंस पर? दिल्ली के सर्विसेज बिल पर क्यों डिबेट हो रही है? मणिपुर पे डिबेट करना ज़रूरी नहीं लगा, सर्विसेज बिल पे डिबेट करना इनको बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वर्ष 2024 के देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मणिपुर और हरियाणा में जो हुआ है ये कहीं ना कहीं चुनावी रन और चुनावी खेल देखा जा रहा है। ये भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना सकती है और इसी तरह का हथकंडा जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अपना सकती है। पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटी को लेकर आप देख रहे हैं जिस तरह से दिल्ली में बिल रखा गया और 3 बिल अहम जम्मू कश्मीर के लिए थे। और क्या लगता है इन सब चीज़ों को आप किस तरह से आंकलन करते हैं? देखिए, हमारी प्रतिबद्धता है, 4% पहले पहाड़ी समुदाय को दिया गया। उनकी मांग पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके बिना किसी और समाज के हक को छेड़े हुए उनको कुछ सुविधाएं देना चाहती है। क्षमा चाहता हूँ, उनको कुछ सुविधाएं देना चाहती है। और रही बात हरियाणा की घटना से को चुनावों से जोड़कर देखने का, देखिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो तथाकथित INDA का हिस्सा है, उसने केरल की सड़कों पर जिस प्रकार के सांप्रदायिक नारे लगाए उस पर किसी ने एक बार भी टिप्पणी नहीं की है। तो वोट बैंक की राजनीति के लिए सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लाकर पहला हक मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का बताने वाले लोग कम से कम हमें ये ना बताएं कि वोट के लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है आज़ादी के बाद से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को प्रमोट करना, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना। हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। हमारे राज्य में किसी को गैस का सिलेंडर देने के लिए उसका धर्म थोड़ी ना देखा जाता है, किसी को मकान देने के लिए उसका धर्म थोड़ी ना देखा जाता है। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग में तो हमारी को वोट ही नहीं मिलते। आप जाकर देखिए कितने लोगों को पंचायतों में मकान मिल रहा है और बेधड़क मिल रहा है। हमारा काम तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण हमारा काम है। प्रधानमंत्री जी का नारा है, हम संतुष्टीकरण की ओर काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा आने वाले समय में देश की जनता इनको देगी। ये भी आरोप लगाए जाते हैं बार बार केंद्र सरकार पर, महबूबा मुफ्ती हो या अब्दुल्ला हो, लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और कांग्रेस की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर सब शांतिपूर्वक माहौल है तो भाजपा चुनाव क्यों नहीं करवाती है? ये बड़ा अहम सवाल है। आप एक बड़े चैनल के पत्रकार हैं, थोड़ा ज्ञान उनको अपनी रिसर्च टीम से दिलवाएं कि चुनाव भाजपा को नहीं कराने होते, चुनाव आयोग को कराने होते हैं। वो उनके राज में होता था, इंदिरा जी और बाकी लोग इमरजेंसी लगाकर कुछ भी करते। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्टें बना ली हैं,
ऑब्जेक्शंस ली जा रही हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर इज़ नॉट एनी अदर स्टेट, इन लोगों के कारण ये एक डिस्टर्ब्ड एरिया रहा है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एफर्ट से निकालकर देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का हम काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको ये सवाल हमसे पूछना चाहिए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी, संसद के पटल से गृह मंत्री जी यहाँ के चुनावों के बारे में कह चुके हैं। यहाँ पहले भी चुनाव हुए, उन्होंने मुंह की खाई है। 75 डीडीसी की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिले हैं। आने वाले समय में भी इसका जवाब मिल जाएगा। फिर खास सवाल, बैठकों का दौर लगातार जारी है। ये विपक्ष का कहना है कि भाजपा घबराई हुई है, जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवा रही है, और अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो भाजपा किस तरह से तैयार है, चाहे वो यूएलबी के हों या फिर पंचायती चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। देखिए, अगर हम घबराए हुए दिखते हैं उन्हें तो खुशी मनानी चाहिए। मुझे लगता है हमें बार बार ये आरोप लगा के हम घबराए हुए हैं, वो अपनी घबराहट दिखा रहे हैं। हम लोग 12 महीने जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। 75 से ज़्यादा डीडीसी की सीट हमने जीती हैं, जो पैन जम्मू कश्मीर जीती है हमने। जम्मू प्रोविंस में भी जीती हैं और श्रीनगर में कश्मीर प्रोविंस में भी जीती हैं। और बड़ी मात्रा में युवा हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हमें विश्वास है हर घर जल, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत कार्ड से लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है, आईआईटी आईआईएम्स खुलने से लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसके आधार पर जम्मू कश्मीर की जनता झोली भर के भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। एक आखिरी सवाल, खास सवाल, 6 तारीख को देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल मोड पर ज्वाइन करेंगे। पूरे भारत में लगभग जो है 500 ऐसे रीडेवलपमेंट जो है रेलवे स्टेशन हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, जिनमें शॉपिंग मॉल्स होंगे और प्लेटफॉर्म्स को बढ़ाया जाएगा, और जिसमें जम्मू कश्मीर के भी 4 ऐसे हैं, जिसमें जम्मू रेलवे स्टेशन है, बड़गाम है, या फिर कटरा की बात करते हैं, वहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है 6 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं, और जम्मू से जुगल किशोर जी की बात कर रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा आप रीडेवलपमेंट सोचते हैं? देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद वर्चुअल मोड पर ज्वाइन करने जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितनी बड़ी है, और यहाँ के रोजगार को लेकर आप देखिए, अच्छी रेल, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब चलेगा तो जनता को लाभ मिलता है, डेवलपमेंट होती है। और जिस प्रकार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे काम हुआ है, जिस प्रकार से रेल की पटरियाँ साफ़ सुथरी दिखने लगी हैं, जिस प्रकार से रेल के डब्बे में सफाई दिखने लगी है, रेल के टॉयलेट्स बदले हैं, प्लेटफॉर्म्स बदले हैं, ये अपने आप में बढ़ते और बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाता है। और प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है, किस प्रकार से हम देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन, हाईवेज़ में परिवर्तन सबने देखे हैं। वंदे भारत के कारण सब लोग देख रहे हैं। 74 से 148 एयरपोर्ट होने का जो जनता को लाभ हो रहा है, सब देख रहे हैं। और उसी प्रकार से अब जो ये देश के छोटे छोटे स्टेशंस भी वर्ल्ड क्लास बनेंगे, ये भारत की बदलती हुई सोच और भारत के विश्व में बढ़ते हुए स्थान, भारत की आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ते हुए कदमों का एक दृढ़ कदमों से बढ़ता हुआ भारत दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान को समय देने के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि सह प्रभारी आशीष सूद जो थे वो बातचीत कर रहे थे, और जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जम्मू कश्मीर के बढ़ावे को लेकर ये साफ जाहिर किया है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस आने वाले समय में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है और गति बढ़ रही है, उससे पूरा घबराया हुआ है, और जिसको लेकर सिर्फ जम्मू कश्मीर और पूरे भारत की जनता को गुमराह करना चाहती है। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ नमस्कार।